अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्माइल अल्ताफ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और जब हेल्थ की बात हो, ब्यूटी की बात हो तो फीमेल्स का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, क्योंकि एक सेहतमंद औरत ही सेहतमंद माशरे के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सबकी हेल्थ है, बट जब हम किसी फीमेल की हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में फीमेल्स जो है अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, या बहुत सारी चीज़ों को वो सही तरह से या तो डॉक्टर को नहीं बता रही होती हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही होती हैं बताने से। इसी तरह की प्रॉब्लम आती है जब बात आती है ब्रेस्ट के इशूज़ की, यानी जब उसमें कैंसर होता है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट कैंसर नहीं होता, उसके स्टेजेस होते हैं। और एक अगर लम्प भी फील हो रहा है तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चांसेस होते हैं इसके कि वो बहुत ज़्यादा यानी डैमेजिंग और बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और तमाम चीज़ों से बचने के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन की अगर बात हो तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सिम्टम्स हैं या कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जिनको देखने के बाद डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, तो डॉक्टर फिर इसको सही तरह से डायग्नोस करेंगे। और इस तरह के अनट्रीटेड और अनडायग्नोज केसेस की वजह से बहुत सारी फीमेल्स की, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी फीमेल्स की डेथ हो जाती है और वजह होती है ब्रेस्ट कैंसर। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे अपनी ख़वातीन को कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, और फिर ट्रीटमेंट के क्या चांसेस हैं और ट्रीटमेंट के बाद क्या बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या फिर इसके डायग्नोसिस के बाद जो लोग सोच रहे होते हैं कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ प्रॉब्लम जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं अब कि सॉल्व नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, हम जानेंगे कि इसके क्या इम्कानात हैं और ज़िंदगी किस तरह से दोबारा बेहतर तरीके से गुजारी जा सकती है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सायरा नाज सुफियान, जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर। इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी आगाही देंगी, और वो तमाम ख़वातीन जो कि ऑलरेडी इस प्रॉब्लम का शिकार हैं उनको किस तरह से अपनी लाइफ को यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब ऐसी कंडीशन होती है, तो उस मुश्किल से ख़ुद को बचाने के लिए, और जो लोग इसका शिकार नहीं हैं, जो फीमेल्स या जो टीनेजर्स हैं, उनको किस तरह से इन चीज़ों से बचना है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर है क्या? यूजुअली ऐसा होता है कि लम्प की शिकायत अंडर आर्म्स में या ब्रेस्ट में फील होती है, तो क्या हर लम्प ही एक कैंसर है या इसकी क्या सदाकत है? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, अल्लाह के शुक्र करने के बाद कि आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। सभी अर्श का और अर्श साहब का और आपका कितनी मसरूफियत के बावजूद आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का ताल्लुक है, ये पहले तो पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि छोटी उम्र की लड़कियों में भी देखने में आ रहा है। जी। पहले 40 से अबव होता था, कभी 50 के अबव, कभी 70-80 ईयर्स में जाके होता था। अब बड़ा अफसोस होता है देख के कि कभी कभी 25 साल की बच्ची भी आ रही होती है, कभी कभी 17 साल की बच्ची भी आ रही होती है विद ब्रेस्ट कैंसर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के साथ डायग्नोसिस प्रॉपर टाइम पर और ऑब्वियसली ट्रीटमेंट। तो ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली सबसे पहले गुठली बनती है, और वो गुठली पहले तो बहुत छोटी होती है, लाइक एक चने का दाना समझ लीजिए, या उससे भी छोटा। ओके। और सम टाइम वो पैल्पेबल भी नहीं होता। पैल्पेबल का मतलब होता है जिसे आप हाथ से छू के महसूस कर सकें, तो वो ऐसा होता है कि कभी वो महसूस भी नहीं होता। इसीलिए ऐसे कैंसर को डायग्नोस करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क भी है हमारे लिए, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि वो मिस ना हो। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी ख़वातीन अपनी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कराने के लिए जाएं तो किसी ऑथेंटिक जगह पे जाएं, अच्छे डॉक्टर्स से रुजू करें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और डायग्नोसिस तो हर जगह पे हो रही है, जगह जगह हो रही है। लेकिन अगर आपको एक दफ़ा किसी डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी कि भाई यू आर आप रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। एग्जैक्टली, अगर आप कह दिए कि आप बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, आप कुछ नहीं, आप चले जाएंगे 5-6 साल की छुट्टी। उसके बाद अगर अल्लाह ना करे उसके अंदर उस वक्त मौजूद था और डिटेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल। तो पहली तो मेरी सबसे अपनी हमारे पाकिस्तानी सारे लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऑन टाइम डायग्नोसिस करवाएं और डरे नहीं। ये इसका अच्छी बात ये है, वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, लेकिन ये जब ट्रीटमेंट हो जाती है ना तो बड़े अच्छे सर्वाइवल रेट आते हैं। मेरे पास
अब बहुत उम्र की आंटीज भी आती हैं, तकरीबन 80 ईयर्स 70 ईयर्स की आ रही हैं और बताती हैं कि उनको 10 12 15 साल हो गए ट्रीटमेंट हुए हुए और एक ओके नॉर्मल लाइफ गुजार रही होती हैं। ओके, तो वो जबरदस्त। मतलब उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं दूसरे पेशेंट्स को मोरल उनका हाई करने के लिए अक्सर ये स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि हम्म। अक्सर पेशेंट जो है वो जब वो डायग्नोज होता है विल तो बड़े पावर डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा मैटर बहुत करता है डिस्टर्ब किसी भी डिजीज को खत्म एग्जैक्टली करने के लिए, उसको हील करने के, ट्रीट करने के लिए। आपका यानी आपकी जो विल पावर है, आपका जो एतमाद है अल्लाह ताला पर और उसकी जात पर, के ये एतमाद होना कि जो भी मसला है, जो भी यानी बीमारी, अल्लाह ताला ने उसका उसका इलाज पहले उतारा है। अच्छा, जिस तरह से पहले मैंने क्वेश्चन में जिक्र किया था कि हर लंप या हर गुठली क्या जी जी कैंसर ही है, जिस एक टर्म हम बहुत ज्यादा सुन रहे होते हैं, फाइब्रो बिल्कुल एडिनोमा, बिल्कुल। तो क्या वो भी, उसके भी चांसेस होते हैं, या फिर एक टर्म हम ये भी बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट इस तरह के टर्म यूज किए जा रहे होते हैं, तो इससे क्या रिलेट कर रहा होता है? अच्छा, आपके एक तो मैं इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज जरूर देना चाहती हम्म हूँ, जब मैसेज का टाइम आएगा तब भी दूंगी, लेकिन अभी हम्म मुझे एक जहन में बात आई कि अक्सर पेशेंट ना गूगल सर्च करके आ जाते हैं। वो एक तबाही है, मैं समझती हूँ किसी एक लेमैन के लिए जो मुझे पता ही नहीं है। जब हम्म जैसे कि ना मुझे अल्लाह ताला ने जो नॉलेज दी है उसके बाद में किसी और, जैसे फर्ज करें मीडिया से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं मीडिया की चीज में चली जाऊं और गूगल सर्च करके आपसे हम्म सवाल करना शुरू कर दूं, तो आप कहेंगे भाई आपको तो पता ही नहीं है कि आप हम्म, क्या बात कर रही हैं। तो ऑब्वियसली एक बंदे ने अगर कुछ पढ़ा है, स्पेशलाइजेशन की है, डॉक्टर है, वो बेहतर तौर पे जानता है कि आपको ऐसे ट्रीट करना है। आप बिल्कुल। लोग गूगल करके जब आएंगे तो आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होंगे, सिर्फ परेशान होंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज नहीं है। तो इतनी उसमें आप, मैं ये मशवरा देती हूँ, क्योंकि मुझसे जब पेशेंट क्वेश्चन करना शुरू करता है ना, मैं उस वक्त ही उससे पूछती हूँ कि आप गूगल हम्म। करके आए हो? वो कहती है जी मैं गूगल करके आई हूँ। मैं कहती हूँ "फिर आप पागल होने में अब थोड़ी सी देर रह गई है बस आपके, क्योंकि मैं आपको जितना बताऊंगी आपको जहन में आपकी वो चीजें आना अच्छा, शुरू हो तो जाएंगी फिर कि ये क्या गूगल तो होता ये है? कह रहा था, गूगल तो वो कह रहा था। भाई हम्म। देखिए और गूगल पे तो आप कोई भी सिम्टम सर्च करें, एट द एंड वो वो लिंक्स बिल्कुल बनते जाते हैं, एंड में लिंक एग्जैक्टली क्या होता है कि कैंसर। वो जब भी लम नॉर्मल। की बात करें वो कैंसर बताता है। हम्म और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो रोते हुए या डिप्रेस मुझे फोन कर रहे हैं कुछ, कि ये हो गया, कैंसर हो गया। हम्म लेकिन जब उनकी बात सुनो तो पता चलता है नहीं आपको नहीं हुआ है, आपने गूगल पे सर्च किया है ना? तो कहते हैं हम्म। हाँ। कहते हैं नहीं भाई आप डायग्नोसिस तो करवाइए प्रॉपर। तो फिर अल्लाह का शुक्र है उनको नहीं था, मतलब ओके, सिर्फ तो वो। यानी कि फाइब्रो एडिनोमा जो है उसकी क्या हकीकत है? हाँ, फाइब्रोएडिनोमा एक बहुत कॉमन चीज है। ओके फाइब्रोएडिनोमा एक समझ लीजिए एक फाइब्रस टिश्यूज का एक गोला सा बन जाता है, छोटा एक दाने की तरह। ओके तो वो ब्रेस्ट के अंदर इतना कॉमन है और यंग लड़कियों में ज्यादा होता है। तो वो लेकिन महसूस वो तकरीबन वैसे ही होता है जैसे कैंसर महसूस होगा। ओके लेकिन एक ब्रेस्ट सर्जन, एक स्पेशलिस्ट उसको डिटेक्ट कर लेगा हाथों से ही। वो उसको ओके सिर्फ टच करके पहचान लेगा कि कैंसर नहीं है, फाइब्रोएडिनोमा है। ओके। तो हमारी माशाल्लाह टीम में जो भी हमारी ब्रेस्ट सर्जन्स हैं, वो जब हम्म हमारे पास क्लिनिकल इंडिकेशन और प्रिस्क्रिप्शन बना के भेजती हैं, उस हम्म। पे उन्होंने लिखा हुआ होता है कि उनको ये कैंसर नहीं लग रहा, फाइब्रोएडिनोमा लग रहा है। और ओके। 99% टाइम हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो 100% वही होता है कि हम्म। वो कैंसर नहीं होता। तो अच्छा, ये बहुत सारे लोग जो है उसको, जैसे ओवरीज में सिस्ट होती है, उसी तरह से सिस्ट भी बता रहे होते हैं, तो बिल्कुल। वो क्या बहुत ज्यादा रिस्की है? सिस्ट जो है ना, सिस्ट जो है इट्स अ बैग ऑफ वाटर। तो ये बिल्कुल क्लियर वाटर होता है और ये भी हार्मलेस होता है। ओके। ये भी फील वैसे ही होगा जैसे फाइब्रोएडिनोमा फील होता है। हम्म यानी कि लंप तो फील होगा, लेकिन आप 10% और 12% तो कैंसर हो सकता है, लेकिन बाकी सारी जो है वो एक बिनाइन चीज होगी। बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, जो खतरनाक नहीं है, जो जानलेवा नहीं है। लेकिन वो ओके, पता कैसे चले? वो पता तो वैसे ही चलेगा ना कि जब आप एग्जैक्टली। उसको डायग्नोसिस, आपको उसको मशीन के नीचे लेंगे, लाइक अल्ट्रासाउंड में अच्छा, या तो इमेजिंग में। फिर आप हमें ये भी बताएं कि इसका जो प्रॉपर जो डायग्नोसिस का तरीका है वो क्या होगा? कौन से ऐसे सिम्टम्स आ रहे होंगे कि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर उसकी डायग्नोसिस किस किस तरह से मुमकिन है? जी, ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली जो पेशेंट को अगर फील हो रहा है कोई भी लंप, तो अगर तो वो लंप, लंप का मतलब होता है कोई हार्डनेस, कोई हम्म सख्ती, कोई गुठली, उसे हम्म लंप कहते हैं मेडिकल उसमें टर्म में, या एक आम सी टर्म में। तो लंप अगर किसी को पेशेंट को फील हो रहा है तो हम्म। सबसे पहले खतरनाक सिग्नल ये होगा कि उस लंप में पेन नहीं होगा, सही। पेनलेस होगा वो। तो पेनलेस लंप इज ऑलवेज डेंजरस, ओके। मतलब इट कैन बी अलार्मिंग डेंजरस। साइन ये है कि हाँ, अगर पेन बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब पेन नहीं कर रहा होता, तो हम सोच रहे होते हैं इग्नोर कि कर ये रहे तो पेन नहीं करता, ये तो वैसे ही है, थे। तो उसने कुछ नहीं करना है। तो जब पेन नहीं हो तो अलार्मिंग वो साइन ज्यादा ये। अलार्मिंग है कि लंप फील हो रहा है मगर हम्म। पेन नहीं है उस लंप के अंदर, तो दिस कुड बी डेंजरस। तो ओके। वो उस तरह उसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला यही होता है कि आप सबसे पहले अपने क्लिनिशियन के पास जाएं।
क्लिनिशियन उसको एग्जामिन करेंगी, यानी ब्रेस्ट सर्जन के पास, एक नॉर्मल फिजिशियन के पास नहीं, ब्रेस्ट सर्जन उसे एग्जामिन करेंगी अपने हाथ से, फिर वो एक स्लिप बना के देंगी अपनी एग्जामिनेशन टेक्निक के बाद कि उनको क्या क्या फील हुआ। हो सकता है कि उसके साथ बगल के अंदर भी गुठलियां बन रही हो जो पेशेंट को नहीं महसूस हो रही होंगी, लेकिन उसको डॉक्टर को फील हो जाएंगी। वो सारा बना के देती है, फिर उस स्लिप को वो हमारे पास लेके आती है, फिर उसके बाद हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर वो चीजें, और मैमोग्राम भी किया जाता है। अगर 40 से अबव है तो मैमोग्राम पहले होगा। और अगर यंग लड़की है 47, 30, 35, 20 आई मीन 16, 15, 10 ईयर्स जितने भी है, तो यंगर देन 40 है तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड पहले होगा। अल्ट्रासाउंड होगा या मैमो होगा, वो सब रेडियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। तो आपने, मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि एक सही ऑथेंटिक जगह पे अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएं। और सिस्ट और फाइब्रोएडिनोमा ये बिल्कुल लीथल नहीं होते, ये हार्मलेस नहीं होते, और ज्यादातर ब्रेस्ट में यही होते हैं, लेकिन हमें हार्मलेस नहीं होते, आपने कहा। बिल्कुल, फाइब्रोएडिनोमा और सिस्ट हार्मलेस नहीं होते, और ब्रेस्ट में ज्यादातर यही फील होते हैं। अच्छा। तो इसलिए जब खुदा ना खास्ता किसी को फील हो रहा है तो डरे बगैर डॉक्टर के पास पहुंच जाए, ताकि आपका भी वहम दूर हो जाए कि ये खतरनाक चीज है। अच्छा, आपने सर्जन का भी जिक्र किया, तो क्या हर केस में ऐसा होगा कि सर्जरी ही होगी, या फिर इसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? अच्छा देखिए, अगर हम सारी बातें ही लेके चल रहे हैं, फाइब्रोएडिनोमा और सिस्ट भी बता दें, फाइब्रोएडिनोमा और सिस्ट भी बता दें साथ साथ, तो फाइब्रोएडिनोमा आमतौर पे जो है सिर्फ हम फॉलो करके देखते हैं, यानी कि 6 महीने बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करके देख लिया, फिर 1 साल बाद अल्ट्रासाउंड करके देख लिया, तो उसमें अगर उसका साइज ग्रो नहीं कर रहा या कोई और दूसरी हम चीजें देख रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड पे, लाइक उसमें वेस्कुलैरिटी बढ़ गई है, यानी कि खून की जो सराहियत है वो बढ़ गई है, तो ऐसे सिग्नल्स आपको, पेशेंट को फील नहीं हो सकते, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे नजर आते हैं। ऐसी चीजों अगर उसमें डेवलप हो रही है तो बायोप्सी होगी, और फिर उसकी सर्जरी वगैरह वो उसके अकॉर्डिंगली होगा ट्रीटमेंट। लेकिन अगर वो स्टेबल है फॉर 2 years, वो समटाइम्स वो भी रिड्यूस भी हो जाते हैं ना, बहुत कम, बहुत सारी दुआओं के बाद जो पेशेंट आते हैं, आप यकीन करें उनके कम भी हुआ होता है। मैंने अभी कल ही एक पेशेंट देखा, तो उनका जो फाइब्रोएडिनोमा था, मैं ढूंढ रही थी, बहुत देर लगी, मिल ही नहीं रहा, फिर मुझे नजर आया कि वो आदत से भी आधा हो गया, तो मैंने बताया उनको कि आपका तो फाइब्रोएडिनोमा रिड्यूस हो गया, तो बहुत कम होता है कि रिड्यूस हो जाए। तो सर्जरी फाइब्रोएडिनोमा और सिस्ट की जो है वो आमतौर पे करते नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, कोई कॉस्मेटिक इशू सिस्ट में हो जाए, लाइक बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट हो जाती है 10 सेंटीमीटर या कुछ सिंपल सिस्ट है, तो उस वजह से आमतौर पे नहीं किया जाता। अगर 2-3 मिलीमीटर की या 5 मिलीमीटर, अंडर 10 है तो छोड़ देते हैं। ओके, सही। अच्छा, कैंसर का ट्रीटमेंट आप पूछ रही थी, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वो भी होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लाइक अगर पेशेंट बहुत जल्दी आई है, अपना डायग्नोसिस करा लिया है उसने। अच्छा, आपने इससे पहले भी, सॉरी टू कट यू ऑफ, इससे पहले भी आपने जिक्र किया कि अर्ली डायग्नोसिस, हम हमेशा बात करते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अर्ली डायग्नोसिस। तो किस एज में, या फिर हम ऐसा नहीं, सेल्फ एग्जामिनेशन या इस तरह की कौन सी आदत अपनानी चाहिए, और किस एज में अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है? भाई देखिए, आपको अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए, बिल्कुल आप आंखें बंद करके ना रहें, कोई चेंजेस आ रही हैं तो कोई ना कोई वजह जरूर होती है अंदर ही अंदर, तो इसलिए अपने ऊपर नजर रखें कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, वो खुद खातून खुद ही देख सकती हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन की भी प्रॉपर एक तरीका होता है, हर तरह से सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं होता, एटलीस्ट एक दफा आपको ब्रेस्ट सर्जन के पास जरूर जाना चाहिए 40 के बाद एटलीस्ट। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो 40 के बाद एक दफा चले जाएं, उनसे सीख लें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए होता है कि जैसे ये चेस्ट वॉल है, तो ऐसे करके चेक करना होता है, यानी जो रिब्स है ना, रिब केज है साथ में, तो ऊपर से आपने हाथ रख के ऐसे चेक करना होता है। अगर आप पकड़ के करेंगे तो हर चीज नॉर्मल लगेगी, ठीक है। तो ये मैंने एक टिप बता दी आपको। इसके अलावा जो बहुत सारे चीजें होती हैं जो कि एक डॉक्टर ही बता सकता है आपको, वो सीख लें और महीने में एक दफा करें, रोज करके अपने आप को टेंशन ना लें। और ना ही, देखिए वही बात है ना, अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज है, आप असबाब जरूर इख्तियार करें, लेकिन सबसे पहला काम आप दुआ करें। बिल्कुल, दुआ जो है ना हर चीज का हल है, इंसान का और मोमिन का हथियार भी है, तो इसलिए दुआ करनी चाहिए अपने लिए भी कि अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रखे, और यकीन करें ये दुआएं बहुत काम आती हैं। और आप उसके बाद असबाब इख्तियार करें, जो चीजें हैं जो है, लेकिन आप अपने हाथ में या डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो इस तरह से होता है। और ब्रेस्ट कैंसर का जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ट्रीटमेंट यही है कि इसकी कीमोथेरेपी भी होती है, लेकिन वही बात है कि ये ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है, टीम होती है पूरी। प्रॉपर आपकी हिस्ट्री क्या रहेगी? अच्छा, हिस्ट्री
जिक्र आया तो फैमिली हिस्ट्री का इसमें कितना रोल है? हाँ, इसमें जो और कौन कौन से ऐसे जो बिल्कुल। हैं वो रिस्क फैक्टर या ऐसी चीजें हैं जो कि अगर फैमिली में हो तो फिर चांसेस होते हैं कि फीमेल में भी फिर इस तरह के कैंसर डेवलप हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर जो होते हैं बड़ा मैटर करते हैं इसके अंदर। जो हमने देखा है स्टडी के अंदर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जो बल्कि ब्रेस्ट कैंसर ही क्या, हर कैंसर और हर डिजीज का सबसे पहला जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आता है वो होता है अननोन कॉज, कि कौन पता नहीं है आपको, ठीक है। तो अननोन कॉज के बाद वाले जो चीजें हैं उनमें एक तो होता है फैमिली हिस्ट्री, किसी की नानी को, दादी को, फूफी वगैरह या खाला को था तो फिर उनको जरा सा ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको होगा ही होगा, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कि उनको जरा सा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना। कभी प्रॉपरली स्क्रीनिंग करा ली। स्क्रीनिंग का मतलब होता है आप मैमोग्राम 40 के बाद आप एक दफा मैमोग्राम करा लें, उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखा दीजिए। हो सकता है डॉक्टर आपको बोले कि हर साल कराना है, और अगर आपका ब्रेस्ट बिल्कुल क्लियर है तो हो सकता है वो कहते हैं 2 साल बाद कराना है मैमोग्राम। तो बस एक, और फिर इस तरह आपका भी पीस ऑफ माइंड रहता है और डॉक्टर का भी कि आप बिल्कुल ठीक है, क्लीन चिट मिल जाती है। सही। तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फैमिली हिस्ट्री, और मैटरनल और पैटर्नल साइड होती है, यानी ददियाल और ननियाल की साइड, तो ये देखना होता है। लेकिन ससुराली रिश्तेदारों से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो खुदा खास्ता अगर किसी के ससुराल में कोई इशू है तो वो उस पेशेंट पे अप्लाई नहीं इफेक्टेड लेगा। होता। ब्लड रिलेशन होना जरूरी ब्लड है। रिलेशन। तो जितना करीबी रिश्ता होगा उतना खतरनाक होगा। लाइक मदर है तो मदर के बाद बेटी को ज्यादा रिस्क है, दादी को था थोड़ा सा कम रिस्क है, पोती को थोड़ा सा कम रिस्क है, खाला को, पुप्पो को था तो और कम रिस्क है, तो सिस्टर को है तो फिर इस तरह। और दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं इनफर्टिलिटी, जैसे कि हमारे मुआशरे में तो खैर अब जल्दी शादियां होने लगी हैं, लेकिन बीच में पहले जरा सा लेट होने लग गई थी। तो अर्ली मैरिज इम्पोर्टेंट है, हमारे दीन में भी यही है, और जल्दी बच्चा पैदा करना, तो उससे भी प्रोटेक्शन हो जाती है। हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं खातून के, हार्मोन्स पे भी बात करेंगे। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, देते हैं ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो डॉक्टर हमें बता रही थी रिस्क फैक्टर्स के हवाले से, और इसके बारे में हमें बताया कि अर्ली मैरिजेस बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल और पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स का जिक्र कर रही थी, तो मैं चाहूँगी वहीं से कंटिन्यू करें आप। जी सुमेरा, असल में इसमें ये होता है कि जो लेट बच्चा पैदा करती हैं, यानी कि ज़रा ज़्यादा उम्र हो जाती है उनकी, तो फिर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है उसमें। और दूसरा ये कि जो इनफर्टिलिटी का शिकार है ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं हैं, फिर वो कुछ ऐसी ट्रीटमेंट लेती हैं कंसीव करने के लिए जिसमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक IVF और ये सब चीज़ें। तो इसलिए IVF करने से पहले हमेशा डॉक्टर जो है वो मैमोग्राम जरूर करवाते हैं कि पेशेंट सेफ है, उसको खुदा ना खास्ता कोई लीजन तो नहीं है ब्रेस्ट के अंदर। तो आप करवाएं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आपको अपने आप को भी देखना है। ये नहीं कि आप एक के बाद एक IVF कराए चले जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा कराने से ऑब्वियसली इनपुट हार्मोन्स का बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर आपको इतना हार्मोन्स दिया जाता है कि ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हर चीज एतदाल पे होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बाकी है कि रिस्क फैक्टर में ये 2-3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें फैमिली जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी इसमें आ जाते हैं। ज़ाहिर है वो भी हार्मोन्स की वो होती है, वो भी ओरल हार्मोन्स होते हैं, तो इससे भी इफेक्ट आता है। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो स्पेसिफिक कोई एज लिमिट है या कोई ऐसी एज है जिन लोगों को, यानी जिन फीमेल्स में ये ज्यादा होता है? जी, इसमें मैंने जैसे शुरू में कहा था कि पहले तो एल्डरली एज में ज्यादा होते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, क्योंकि माशाल्लाह मैं काफी टाइम से वुमेन इमेजिंग में ही हूँ, तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ रिसर्च के मुताबिक भी कि जरा यंग पेशेंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर में। क्योंकि पहले हम ब्रेस्ट कैंसर यंग पेशेंट में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते थे, और उनकी बायोप्सी भी नहीं कर रहे होते थे, यानी कि अगर हमें लगता था कि जरूरत नहीं तो नहीं करते थे। लेकिन अब हम शक जरूर करते हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना हो, क्योंकि होता है, हो रहा है। अब उसमें या तो डाइट इश्यूज हैं या क्या है, ये तो अभी प्रूवन नहीं है, लेकिन ये यंग की तरफ भी जा रहा है, यानी यंग पेशेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग भी एक सिक्योर एलिमेंट है, जो आपको बताना चाह रही थी कि जो पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनके लिए पॉजिटिव और ये सिक्योर एलिमेंट होता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, बचाता है। क्योंकि अब इसमें ये होता है कि जो खातून अगर प्रेगनेंसी के है उसे, और साथ में उसको ब्रेस्ट में कोई लम्प फील हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने जैसे सवाल पूछा एक और आपने कि ब्रेस्ट जो प्रेगनेंसी के बीच में अगर किसी पेशेंट को कोई लम्प फील हो रहा है तो उसे इग्नोर ना करें,
क्योंकि ओके उसमें भी एक तो ये होता है कि जैसे जैसे अल्लाह ताला ने बॉडी को इस तरह बनाया है कि जब बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी माँ की बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती है उसको वेलकम करने के लिए। जैसे बच्चा आता है तो चंद लम्हों में ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, क्योंकि उसका ब्रेस्ट रेडी हो चुका होता है टू प्रोड्यूस मिल्क। तो ये पहले से हो रहा होता है, एकदम से एक सेकंड के अंदर नहीं होता। तो उस प्रेगनेंसी के साथ साथ बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं और इसी तरह ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आती हैं। तो समटाइम क्या होता है कि वो दूध की गुठली जिसे गैलेक्टोसील भी कहते हैं वो बन जाती है। तो वो भी दिखा दें डॉक्टर को, ताकि वो अल्ट्रासाउंड करके हम बता देंगे भाई कोई मसला नहीं है। तो फिर लेकिन इसके ट्रीटमेंट के क्या चांसेस होते हैं, उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट वो होता है इसका? पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। वही चीज बात हो गई कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर प्रेग्नेंट वुमेन में भी होता है, जिसे कहते ओके हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर। यानी उसको कैंसर नहीं था लेकिन वो प्रेग्नेंट हुई और उसके साथ उसको कैंसर हो गया। तो क्योंकि पेशेंट इग्नोर कर देते हैं कि ये तो प्रेगनेंसी है, लेकिन हमने ऐसे भी केसेस देखे कि पेशेंट क्योंकि जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनके लिए न्यू होते हैं, उनको वो नहीं आइडिया नहीं होते हैं, होता। वो नोटिस नहीं कर रही होती, ब्रेस्ट वैसे ही भारी हो जाते हैं। तो उसके अंदर वो जब ट्यूमर डेवलप होता है तो उसको टोटली इग्नोर कर देती हैं। तो होता है कि जहां जहां प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है वहीं वहीं ट्यूमर ग्रो कर रहा होता है, और दिस इज वेरी डेंजरस। और फिर ऐसे उस पर हम उसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है डॉक्टर के लिए, क्या करेंगे ना, तो हम कीमो दे पा रहे होते हैं ना कुछ और कर पा रहे होते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी अगर खुदा ना खास्ता कम है इसकी परसेंटेज, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है, लेकिन होता है, हो सकता है। यानी ये ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, जी और बिल्कुल। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ कि ऐसे ये कंडीशन में प्रेगनेंसी प्रॉब्लम से होगी। मुताल्लिक कोई चीज होगी चलो छोड़ दो, ऐसा हम्म। नहीं। तो एटलीस्ट एक दफा अल्ट्रासाउंड कराने में कोई हर्ज नहीं होता। ओके। अच्छा, इसके अलावा हम जिस तरह से अपनी रूटीन देखते हैं, जिस तरह से बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, देर से सोना और सुबह देर से जागना, क्या हमारी जो रूटीन होती है, हमारी जो डाइट होती है, इससे भी कोई लिंक करता है? इससे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी में, या फिर ब्रेस्ट कैंसर के रीजंस में क्या इन चीज़ों से भी इजाफा होता है? हाँ सुमेरा, यकीनन होता होगा, लेकिन मैं मेरे पास कोई प्रूवन स्टडी तो नहीं है इस वक्त की। लेकिन एक बिल्कुल जनरल इसका रूल यही है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुन्नत में बताया है कि जल्दी सोना है और जल्दी जागना है। आज कितने नॉन मुस्लिम इंस्टा के ऊपर आके और यूट्यूब पे आके वो अपनी नई नई कहानियां बता रहे होते हैं कि सुबह आप जल्दी उठ जाएं और आधी रात को 4 बजे उठ जाएं और आप योगा करें, आप बिल्कुल ठीक हो प्रोडक्टिव जाएंगे। टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। और हैरानकुन बात यह है कि ये सब कुछ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बता चुके हैं, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमारी उम्मत जो है वो सो रही है। तो अब होता है कि हम लोग कान यूं पकड़ते हैं कि कोई और बता रहा है हमें तो हम उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन नबी की सुन्नत हम फॉलो नहीं करते। तो जो फॉलो करते हैं आज उनको देख लीजिए, आप फिल्टर करके देखिएगा, आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, जो फॉलो कर रहे हैं वो सेहतमंद भी हैं, वो मुतमईन भी हैं, वो खुश भी हैं अपनी जिंदगी से। अल्लाह ताला ने उनको जो दिया है वो उस पर मुतमईन है। और अल्लाह न करे अगर वो बीमार भी है ना, तो उसको भी अल्लाह ताला की तरफ से वो एक तोहफा समझ कर कबूल कर लेते हैं, और उससे भी अल्लाह उनको निकाल देता है, शिफा भी दे देता है। तो मकसद ये है कि हम अपनी सुन्नत को भूलकर सिर्फ मेडिकल पर इक्तफा कर लें या इधर उधर की रिसर्चेस पे इक्तफा कर लें। पहले सुन्नत पे चल लें, आप अल्लाह ताला के अहकामात पे चलें, फिर आप देखिएगा आपकी जिंदगी में क्या खूबसूरती आएगी, सेहत आएगी। और ऑब्वियसली रात को देर तक जागना तो इंतहाई खतरनाक है। डायबिटीज उससे होती है, ब्लड प्रेशर उससे होता है। जितने लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनको यही कहा जाता है कि आप जल्दी सोएं, चाहे आपका पूरा घर जाग रहा है, आप सो जाएं प्लीज। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे लोग जाग रहे हैं और आप सो जाएं, लेकिन अब सेहत के लिए करना वो सब तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें भी जब ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डॉक्टर हमें जब मना करेंगे तब तो जल्दी सोया करेंगे। तो बात वही है कि जिंदगी तो चल रही है और वो बहुत जल्दी इख्तिताम पजीर भी हो जाती है। बहुत सी कौमें आई और चली गई, लेकिन हमें जितना टाइम विंडो मिला है हमें कोशिश करनी चाहिए, इस अल्लाह ने जो हमें दी है ना ये जिंदगी, इसको संभालें। और ये अमानत है, इसको अमानत के तौर पर इसकी हिफाजत करें। ओके डॉक्टर, अच्छा आपने जिक्र किया कि इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि किसी को भी अगर डायग्नोस होता है, कैंसर डायग्नोस होता है, तो लोग समझते हैं कि बस अब ज़िंदगी इतनी ही थी, ख़त्म हो गई, अब जितना भी ट्रीटमेंट करवा लें, कुछ भी करवा लें, बेकार है, या फिर नाउम्मीद हो जाते हैं। तो क्या ये कैंसर डायग्नोस होने के बाद इसी तरह से नाउम्मीदी बेहतर या सही है, या फिर यानी इसके ट्रीटमेंट के भी चांसेस हैं, मौजूद हैं प्रॉपरली? यानी ट्रीटमेंट बहुत से लोग करवाते तो हैं, मगर सक्सेस रेट आप क्या समझती हैं क्या है? और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद यानी प्रॉपर खुशहाल यानी हेल्दी जिंदगी के कितने इम्कान हैं? डॉक्टर सुमेरा, इसमें मसला यही है कि देखिए नाउमीदी तो कुफ्र है। सबसे पहले हमारा दीन हमारा स्ट्रॉन्ग हमारा सहारा है, तो हमें ये देना चाहिए, नाउमीद तो होना ही नहीं है। और मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है कि अगर पेशेंट डिनाई में चला जाए, यानी कि उसको बताया जाए कि भाई आपको ये इशू है, आप ट्रीटमेंट कराएं, तो पेशेंट अक्सर
चले जाते हैं, उसको क्विट कर देते हैं, मतलब वो दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं आते। वो कि सोचते मुझे हैं तो कि हो ही नहीं डॉक्टर, सकता। हाँ वो समझते हैं कि डॉक्टर मुझे गलत कह रहा है। तो चलो ठीक है, आपको डॉक्टर वो गलत कह रहा है तो आप किसी और डॉक्टर के पास तो चले जाएं, उससे बेहतर सेकंड डॉक्टर के ओपिनियन पास ले चले लें। जाएं, किसी और अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं। लेकिन होता है कि वो छुप जाता है, चुप हो जाता है। ठीक है, ये नफ्सियाती या फितरी बात है, इंसान डर जाता है, लेकिन इतना लंबा अरसा बिल्कुल क्विट करने के बाद जब पेशेंट वापस आता है तो इतनी ज्यादा वो क्या कहना चाहिए, ब्लूम कर चुकी होती है डिजीज, कि आप यकीन करें, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया था, उसका इतना बड़ा ट्यूमर था ब्रेस्ट के अंदर, और उसका अल्ट्रासाउंड करते हुए मुझे झुरझुरी आ रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल यंग लड़की थी, और बहुत अफसोस हो रहा था मुझे कि क्योंकि उसको यकीनन एक आध साल पहले डायग्नोस कर दिया गया होगा, लेकिन वो अरसे बाद आई। लेकिन फिर क्या होता है, वो जगह जगह डिजीज के डिपॉजिट आ जाते हैं बॉडी के अंदर, फिर उसको ट्रीट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, और रिकरेंस चांसेस बढ़ जाते हैं। रिकरेंस का मतलब ये होता है दोबारा सारा ट्रीटमेंट हो गया, कीमो हो गई, रेडियो हो गई, लाखों रुपए खर्च हो गए पेशेंट के, और उसके बाद पेशेंट को दोबारा कहीं डेवलप हो गया, उसे कहते हैं रिकरेंस। तो चांसेस ऑफ रिकरेंस उसी में ज्यादा होंगे जिसकी डिजीज का साइज बड़ा होगा। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, मेरा क्या, सब हमारी पूरी टीम का ये कहना है कि एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोज करें, ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, और बिल्कुल इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। कैंसर ट्रीटमेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब चीजों का उतारा है इलाज, हर चीज की शिफा उतारी है। तो ये आप ईमान रखें, और बिल्कुल लोगों को मैंने ठीक होते हुए देखा है, और नॉर्मल अच्छी प्यारी लाइफ गुजारते हुए देखा है, और बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग ये सोचते हैं शायद बायोप्सी कराएंगे तो फैल जाएगा, एक बहुत कॉमन मिथ है ये, ओके। कि बायोप्सी कराने से फैलेगा। बायोप्सी कराने से बायोप्सी तो आपके टेस्ट के लिए ज्यादा जरूरी है, अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपकी सही तरह से डायग्नोसिस ही नहीं होगी। बिल्कुल, और बायोप्सी जो है वो होती है इसीलिए कि टिश्यूज देखने होते हैं कि कौन से टिश्यूज है इसके अंदर, और इस टिश्यू के ऊपर कौन सा मेडिसिन इफेक्ट करेगा, इसलिए बायोप्सी कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहर अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और अपना ख्याल तो रखना चाहिए, और बिल्कुल आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अपने ऊपर नजर रखें कि आपकी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है। ओके। तो चेंजेस आती है तो पेशेंट को ही सबसे पहले पता चलता है। अच्छा डॉक्टर, इसके अलावा आपने मेमोग्राम का भी जिक्र किया डायग्नोसिस के लिए, और अल्ट्रासाउंड का भी जिक्र किया। तो अल्ट्रासाउंड हम कब करवा, यानी अल्ट्रासाउंड अगर हम करवा चुके हैं तो फिर मेमोग्राम की क्या जरूरत है? जी डॉक्टर सुमेरा, मेमोग्राम जो है ना, आमतौर पे जो एक स्टैंडर्ड है वो 40 के बाद होता है। एज 40 हो गई उसके बाद मेमोग्राम होगा, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो यंग ब्रेस्ट होते हैं, यानी 40 से पहले वाले ब्रेस्ट, उनके अंदर मेमोग्राम कराने का कोई फायदा होता नहीं है आमतौर पे, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यूज ऐसे होते हैं कि वो डिजीज पिक नहीं कर रहा होता, मेमोग्राम पिक नहीं कर रहा होता। तो जैसे जैसे 40 यानी कि 40 के अबव जाती है पेशेंट, तो उसका ब्रेस्ट के अंदर फैट ज्यादा डेवलप होने लगती है, और उसकी वजह से डायग्नोसिस इजी हो जाता है थ्रू मेमोग्राम। ओके। लेकिन अब होता यह है कि मेमोग्राम की भी एक लिमिट है, यानी लिमिटेशंस हैं। मेमोग्राम पिक कर सकता है कैल्सिफिकेशन को, कैल्सिफिकेशन कह लीजिए, कैल्शियम जो होता है ना, जी उसके जी जी। डिपॉजिट्स होते हैं। जी जी। तो जो कुछ कैंसर होते ऐसे होते हैं जो कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं ब्रेस्ट के अंदर। तो कभी कभी ऐसे होता है 2-3 नुक्ते या 4-5 नुक्ते होते हैं, नुक्ते, डॉट्स, बहुत छोटे छोटे डॉट्स। तो वो डॉट्स देखना, और फिर उनको देखने, वो चीज जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मेमोग्राम पे ही नजर आ सकती है, अल्ट्रासाउंड से पिक ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा मेमोग्राम पहले होगा, उसमें अगर उसको कोई चीज हमें ऐसी नजर आती है, कैल्सिफिकेशन या खतरनाक कैल्सिफिकेशन, तो उसकी बायोप्सी होगी, वो भी मेमोग्राम के थ्रू ही होगी बायोप्सी। ओके। और अगर मेमोग्राम उसका ऐसा है कि उसमें भी हमें डाउट्स हो रहे हैं, कुछ एरियाज हैं जिनमें समझ लें ऐसे टिश्यूज हैं जो मेमो भी नहीं पिक कर पा रहा, फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड भी एडिट होगा, यानी कि ओके। अल्ट्रासाउंड भी होगा उस पेशेंट का। तो इन दैट केस वो जो एरिया जो हमें मेमोग्राम पे अच्छे नजर नहीं आए, सही फिर तरह हम से डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड कर को ले। कवर कर, अल्ट्रासाउंड उनको कवर कर रहा होता है। ओके। तो अब क्या होता है, फिर 100% रिपोर्ट आ जाती है, यानी कि दोनों चीजों को देखने के बाद मैमो ने फर्ज करें 50% डिटेक्ट कर ली चीज, ब्रेस्ट को इवेलुएट कर लिया, और अल्ट्रासाउंड ने 50% ब्रेस्ट को इवेलुएट कर लिया, अब 100% रिपोर्ट आ गई। तो इसमें पेशेंट को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्यों मैमो के बाद अल्ट्रासाउंड क्यों करा रहे हैं, क्या डिजीज है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इवेलुएशन कंप्लीट करने के लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी हो जाता है। और समटाइम ये अच्छा, दूसरी बात है कि ये कैल्सिफिकेशन या कैल्शियम डिपॉजिट जो मैंने आपको बताया, चंद नुकात ही होते हैं वो, यानी अर्ली स्टेज में कुछ नुकात होते हैं, तो उन डॉट्स को पिक करना अल्ट्रासाउंड की बस की बात नहीं है, वो तो बहुत आराम से अल्ट्रासाउंड पे मिस हो जाएंगे। तो इसलिए मैमोग्राम इज नेसेसरी। और कभी कभी 20-25 ईयर्स की लड़कियों के भी मैमोग्राम्स हो रहे होते हैं, वो पेशेंट नहीं कराता, वो फिजिशियन करा रहे होते हैं, वो कोई खास पेशेंट होते हैं जिनका कोई भी रिस्क फैक्टर होता होगा, या इसको कोई लम्प फील हो रहा है, या डॉक्टर बहुत सस्पिशियस है कि उसको कैंसर ही है,
तो फिर हम Okay. उसका मैमोग्राम कर देते हैं। लेकिन वो Okay. सारी चीजें जैसे कि मैंने बताया कि सारे क्लिनिशियन के थ्रू, क्राइटेरिया को देखते हैं बिल्कुल, और फिर ये पेशेंट टू टीम वर्क, पेशेंट एग्जैक्टली टीम वर्क केसेस को होता देखते है कि हैं। ना आप अकेले ये काम नहीं कर सकते कि ये आपने सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट ने कर लिया और उसमें क्लिनिशियन नहीं है, या क्लिनिशियन ने कर लिया तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स अ टीम वर्क। तो ओके। दूसरी बात है कि पेशेंट को फॉलो करना चाहिए जो डॉक्टर कह रहा है। पहले तो आप इत्मीनान से डॉक्टर अच्छा ढूंढ लें, जब डॉक्टर पे आपने डिपेंड कर लिया तो बस अल्लाह तवक्कल, आप उसकी बात को मानते चले जाएं तो इंशाल्लाह फिर ये कि अच्छा ही होता है। ओके, अच्छा आपने अर्ली स्टेज का जिक्र किया, स्टेजेस के बारे में बताइए, कौन कौन से इसके स्टेजेस हैं और किस स्टेज पे जाके हम कहते हैं कि अब जो है वो इसका ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके स्टेजेस में यही होता है कि पहले तो ये ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होता है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो ब्रेस्ट के अंदर ही होता है, कहीं बाहर नहीं निकलता, तो वो तो उसका बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट भी होता है। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को आमतौर पर बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ब्रेस्ट से बाहर निकलकर ट्यूमर ब्लड के थ्रू दूसरी जगहों पे जाकर अपने डिपॉजिट्स कह लीजिए, या एग इम्प्लांट, एक आम सी बात जो बंदा समझ सके, तो वो डिपॉजिट्स ड्रॉप करना शुरू कर देता है वो ट्यूमर। फिर वो जहाँ जहाँ ट्रेवल करेगा वो वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ चांसेस ट्रेवल होते हैं। करेगा, ब्लड के थ्रू जाएगा या लिम्फेटिक्स के थ्रू जाएगा या डायरेक्ट जाएगा। 3 रूट्स होते हैं इनके डिपॉजिट के। यानी कि अगर ब्रेस्ट के अंदर समटाइम इतना बड़ा ट्यूमर हो जाता है कि वो पीछे की तरफ ग्रो करता है और रिब केज को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जब हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर वो लंग्स के अंदर डिपॉजिट देता है, और वो डायरेक्ट इन्वेजन जो होता है उसका तो सर्जरी भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अंदर घुस चुका होता है। तो एक ये डायरेक्ट एक्सटेंशन होता है, दूसरा लिम्फेटिक्स के थ्रू होता है यानी लिम्फ नोड्स के थ्रू। तो उसमें जो अंडर आर्म्स होती हैं उनके अंदर जो गुदूद होते हैं, सबसे पहले वो उनकी स्वेलिंग होना शुरू होती है। तो वो पेशेंट को भी फील हो जाती है, समटाइम डॉक्टर्स को तो फील होती है, अल्ट्रासाउंड वगैरह में आ जाती है। तो उसके बाद ब्लड के थ्रू जब वो जाता है तो जब वो ब्लड के थ्रू जाता है तो पूरी बॉडी में कहीं भी जा सकता है, लंग्स में, लिवर में, बोन्स में, दीज आर द कॉमनेस्ट साइट के जहाँ वो डिपॉजिट करेगा। ओके। लेकिन ये सारी चीजें डिटेक्ट होती हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के थ्रू, यानी सीटी स्कैन होता है या पैट स्कैन होता है। ओके। सीटी स्कैन या पैट स्कैन एडवांस है और वो पूरी बॉडी का होता है, हेड टू टो पूरा सीटी होता है, उसके कहते हैं पैट स्कैन। जहां जहां डिजीज होगी वहां वहां वो हाईलाइट कर देगा। ओके। तो वो उस तरह से पेशेंट को स्टेज किया जाता है कि पेशेंट की कहाँ कहाँ डिजीज है, और Okay. ऑब्वियसली एडवांस केसेस भी ट्रीट होते हैं और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी होती है। तो इसमें वही बहुत सारी चीजें रहती हैं कि अल्लाह ताला ने जिसकी जिंदगी रखी है उसको तो उसको शिफा मिल ही जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि इसको इतना ना ग्रो करने दें कि वो आगे ट्रीटमेंट में बहुत हर्डल्स आते हैं। ओके। ओके। और एक्सपेंसिव भी हो जाती है ओके, ट्रीटमेंट। ठीक है। ओके नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सायरा नाज, जो कि बता रही थी कि स्टेजेस कौन कौन से हैं इसमें ब्रेस्ट कैंसर के। तो सबसे ज़्यादा आप इतने सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग कौन से किस तरह के केसेस लगते हैं? आपने कैल्सिफिकेशन का भी जिक्र किया कि इस तरह के नुक्ते भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, यानी वो भी डिटेक्ट करना बहुत ट्रिकी काम होता है। तो इनमें ऐसी कौन सी टाइप है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी, टाइम टेकिंग और मुश्किल है ट्रीट करने में? जी एक्चुअली वही बात है कि जितनी ज़्यादा डिजीज़ स्प्रेड कर जाएगी वो पेशेंट के लिए भी मुश्किल क्रिएट करती है, और उसके स्कैन को रीड करने वाले रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत तकलीफदेह होती है। और ऑब्वियसली डिजीज़ जहाँ जहाँ होगी उसको देखना, उसको ढूंढना टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन अफसोस भी होता है साथ में कि इतनी ज़्यादा डिजीज़ स्प्रेड कर गई। तो जितनी डिजीज़ कम होगी, बॉडी बिल्कुल क्लीन होगी, तो उसको देख के खुशी होती है कि भाई सब खैरियत है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो इजी होता है, इजी भी होता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट होता है ना पेशेंट्स के माइंड में कि जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे, डॉक्टर तो इतना खुश होंगे ना कि इतने यानी उनका तो काम ही यही है। तो जैसे एक सेल्समैन चाहता है कि हमारी सेल ज्यादा हो, तो वैसे ही डॉक्टर चाहेंगे कि पेशेंट ज्यादा हो। तो एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। जैसे कि अभी ईद के दौरान हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों को जब गोश्त खाने से मना किया जाए तो डॉक्टर तो यही कहते हैं कि गोश्त यानी
गोश्त खाने से मना कर रहे होते हैं और डॉक्टर तो यही चाहते हैं कि डॉक्टर यानी पेशेंट का रश लगा रहे। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये बड़ी अच्छी आपने बात कही, लेकिन ये एक बात की हद तक ही है, मेरा पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल, ऐसा आपने नहीं भी है। जिक्र किया कि हाँ, जितना बेहतर होता है, जितना कम से कम एग्जैक्टली। प्रॉब्लम हो तो उतना वो ज्यादा। मैं अक्सर अपने जूनियर स्टूडेंट्स को जब मैं राउंड करा रही होती हूँ और अगर क्लियर बिल्कुल क्लीन और नीट एंड क्लीन सीटी स्कैन या कुछ ऐसा आ जाए, तो हम्म। मैं उनको यही कहती हूँ कि गुड फॉर द पेशेंट एंड गुड फॉर अस, हमारे लिए भी अच्छा है और पेशेंट के लिए भी अच्छा है। तो ये है कि हाँ, जैसे कि आपने कहा कि रश होता है तो खुशी होती है, तो हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है, ये कहना चाहिए कि हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो हमारे पास रश का एक और वजह भी होती है, वो खुशखबरी है, हम्म। प्रेगनेंसी। हम्म। तो ठीक है, बिल्कुल आएँ, वो तो अच्छा भी लगता है और पेशेंट बड़ी खुश आती है और खुश खुश जाती है, तो हमें अच्छा लगता है, उनको बड़ी दोस्ती हो जाती है पेशेंट के साथ। हम्म। मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई बहुत सारी पेशेंट के साथ, लेकिन जब पेशेंट बीमार होकर आती हैं उस वक्त दुख भी होता है, तो ऐसे और पेशेंट्स के लिए। फिर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपने किसी आपकी कोई पेशेंट हो जिनके साथ इतना ज्यादा बड़ा मसला नहीं हो, कोई बड़ा कोई ऐसी चीज हम देख लेते हैं तो हम अपनी रूटीन की चीजें करते हुए हमारे माइंड में वो चीजें चल रही थी, नहीं ये तो बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल था। ऐसे ही होता है। और समटाइम कोई पेशेंट हम ऐसा देख लेते हैं तो फिर वो वाकई दूसरे दिन तक दिमाग में रहता है, और कोई ऐसा केस जो हमने वाइंड अप नहीं किया है, किसी वजह से डिस्कशन करना है या किसी सीनियर को दिखाना है, तो वो भी दूसरे दिन तक हमारे दिमाग में रहता है कि उसको जाके हमने वाइंड अप करना है, ये फिर चीज़ उसकी क्या डिस्कस करनी प्रोग्रेस है। होती है। एग्जैक्टली। तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी इंसान बेस नहीं होता कि बीमार होने पर किसी के कोई दूसरा खुश हो, तो ऐसा नहीं एग्जैक्टली। है। हाँ, खुशी खुशी जो पेशेंट आते हैं प्रेगनेंसी वाले, हम्म। मिठाइयों मिठाइयों वाले, लेकिन हमारा काम डिलीवरी कराना तो नहीं है, मिठाइयों हम्म। वाला मामला नहीं है, लेकिन खुशी का मामला तो है। कोई तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई ऐसी चीज होती है जो पहले डिटेक्ट हो जाए तो बहुत सारे यानी आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, बहुत सारी यानी जो परेशानियां आने वाली होती हैं डॉक्टर आपको या रेडियोलॉजिस्ट आपको स्कैन के बाद बता सकते हैं, तो आप उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, हमारी डिस्कशन माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने अवेयरनेस दी। मैं चाहूँगी प्रोग्राम का क्योंकि अख्तिताम हो रहा है, तो अब हमारी ऑडियंस को आप हमारे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सो दैट इस तरह के जो केसेस हैं वो कम से कम आए, या एटलीस्ट जो अर्ली एजेस में इतना ज़्यादा अब आने लगे हैं तो उस पे भी हम थोड़ा सा कंट्रोल पा सकें। जी, मैं मेरा मैसेज वैसे तो यही है जो मेरी अम्मी का मैसेज है मेरे लिए। मेरी अम्मी अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मुझे हमेशा कहती थी और बहुत ज़्यादा कहती थी कि अपना ख्याल रखना, और उनकी आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंजती है, और इस छोटे से जुमले में पूरा कायनात मौजूद है। तो मैं भी अपने सब देखने वालों के लिए यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखना। देखिए, आप अपना ख्याल रखेंगे ना, तो आपको सेहतमंद रहेंगे। आपको ये पता होगा कि मैंने ये खाना है, ये अगर नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी, और मुझे वॉक करनी है, और मुझे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है। और अगर मैं ये फास्ट फूड या जंक फूड खा रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं है, मैं खा तो रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही अच्छा नहीं है। आपको पता होगा तो आप थोड़ा सा भाई 10 दिन बाद खा लिया, 15 दिन बाद खा लिया, तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ अनहेल्दी है। उसके लिए आपको आपको अपनी तरफ ध्यान करना पड़ेगा। तो दूसरी बात है कि कभी भी दूसरों से आप तवक्को नहीं रखें कि वो आपका ख्याल करें। अल्लाह से दुआ करें कि कभी भी ऐसा वक्त ना आए कि दूसरे आपका ख्याल रखें। दूसरे आपका ख्याल कब रखते हैं? ज़ाहिर है जब आप मोहताज हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि कभी अल्लाह किसी मखलूक का मोहताज ना करे। अपना ख्याल खुद रखें और दूसरों का ख्याल रखें। बल्कि आप जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, और उन दुआओं का जो हिसार है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी बात ये कि बाकी असबाब इख्तियार करें, अपने आप को, अपनी बॉडी में आने वाली चेंजेस का ख्याल रखें। अगर किसी को खुदा ना खास्ता एब्डोमेन डिस्टेंड कर रहा है, मतलब पेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको ऐसे इसको इग्नोर नहीं करना। हो सकता है अंदर कुछ इशू हो, तो एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड कराने में कोई हर्ज नहीं। किसी ब्रेस्ट में कोई चेंज आ रहा है, किसी अंडर आर्म में आपको कोई गुठली महसूस हो रही है, या कोई वहम ही हो रहा है, समझ लें कोई है नहीं कुछ लेकिन आपको वहम हो रहा है, तो क्या उस वहम को दूर कर लें आप जाके। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, आप आइए अल्ट्रासाउंड कराइए और आप तसल्ली हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप अपना ख्याल रखें, और उम्र जितनी भी मिली है उसको अच्छी तरह से गुजारने की कोशिश करें, और प्रोडक्टिव लाइफ गुजारें, कंस्ट्रक्टिव लाइफ गुजारें, अच्छे काम करें, मिसबत काम करें। हमारी कौम बहुत आगे जा सकती है, लेकिन बस मसला वो ये है कि हम अपनी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। अपनी ज़िंदगी, अपना फोकस, और हमें आगे अपनी लाइफ को किस तरह पॉजिटिव लेके, कंस्ट्रक्टिव वे में लेके चलना है, सेहतमंद रह के। तो सेहतमंद रहिए और दूसरों की ख्याल रखिए। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका बहुत अच्छा मैसेज था। यकीनन बहुत सारे देखने वालों को आपकी बात बहुत अच्छी लगी होगी और दिल को लगी होगी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस।
नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक को जानने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स भी आप शेयर कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा facebook.com/डॉक्टर पर भी आप डायरेक्ट हमें मैसेज के जरिए अपने प्रॉब्लम्स से आगाह कर सकते हैं, अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। तो रहिएगा इन टच, देखते रहिए हेल्थ की बात वीनस के साथ हर संडे 3 PM पर। और जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपनी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।